जो कटनी की मिसिंग गर्ल चल रही थी जिसका नाम अर्चना तिवारी होता है, वो आज नेपाल बॉर्डर से उसे बरामद कर लिया गया है। जो इंदौर से कटनी अपने घर जा रही थी, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ट्रेन में बैठी थी। एसी का सीट था लेकिन ट्रेन के बीच रास्ते से गायब हो गई है। आज वो 13 दिनों को बाद पुलिस को मिल गई है, बरामद कर लिया गया है। आखिर वो 13 दिन कहाँ थी, अपनी मर्जी से थी या कोई उसे किडनैप किया था? अब पुलिस उसको लेके भोपाल आती है और भोपाल आने के बाद जब उससे पूछताछ होता है तो जो वो कहानी सुनाती है सब कोई सुनने के बाद दंग हो जाते हैं। वो किसी और से नहीं, अपने घर वालों से बच के भाग रही होती है। खुद अपनी ही किडनैपिंग का प्लान बनाती है और इस किडनैपिंग में उसका साथ देने वाले 2 और शख्स रहते हैं। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को कि आखिर अर्चना तिवारी कैसे भोपाल से नेपाल पहुंच जाती है और 13 दिनों के बाद पुलिस उसे बरामद करता है, फिर उसको भोपाल लेके आता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक कटनी गर्ल की है, मध्य प्रदेश की एक लड़की होती है जिसका नाम अर्चना तिवारी होता है, जो इंदौर रह के वहीं पे प्रैक्टिस किया करती थी हाई कोर्ट में और सिविल जज बनने की भी तैयारी कर रही होती है। लेकिन इसी बीच रक्षाबंधन के 2 दिन पहले वो अपने घर पे जाने के लिए एसी का टिकट निकालती है और 7 तारीख को रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है इंदौर में। पूरा सामान रहता है, ट्रेन के अंदर बैठ भी जाती है। लेकिन ट्रेन जैसे सुबह सुबह कटनी पहुंचता है और घर वाले बीच रास्ते में भी बात किए रहते हैं तो पता चलता है कि उसमें तो अर्चना है ही नहीं। अर्चना कहाँ गायब हो गई? उसके बाद उसका जो केस रहता है वो जीआरपीएफ में, रेलवे पुलिस में लिखाया जाता है, एफआईआर दर्ज कराया जाता है। उसके बाद जीआरपीएफ पूरा चेक करती है, फिर उसे पता चलता है कि नर्मदा नदी से पहले उसको देखा गया था। वहाँ भी सर्च अभियान जारी रहता है। उसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती है, जंगल हो गया, नदी हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह मतलब अब अर्चना की खोज खबर होने लगती है। उसके घर वालों से भी पूछताछ होने लगती है। यहाँ तक कि इंदौर के जिस हॉस्टल में अर्चना रहती थी वहाँ भी पुलिस जाती है और उसके साथी लोगों से भी पूछताछ करती है। जिस जो रूम में रहता है उससे भी पूछताछ होता है, लेकिन अर्चना का कहीं भी ठिकाना नहीं रहता है। अब अर्चना अचानक इतना दिन हो गया रहता है, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, हर जगह अर्चना का खोज खबर हो रहा होता है। कॉल डिटेल हर चीज खंगाला जाता है। लेकिन इसी बीच एक नंबर से अर्चना की माँ के मोबाइल पे कॉल जाता है और कॉल कोई और नहीं, अर्चना करती है। अर्चना कहती है कि मैं सही हूँ, सुरक्षित हूँ और मैं इस जगह पे हूँ। उसके बाद पुलिस उस कॉल के जरिए अर्चना की खोज खबर करती है। बाद में इसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, जहाँ से नेपाल बॉर्डर लगता है, वहाँ से अर्चना को बरामद करती है। फिर उसके बाद अर्चना को वहाँ से ले जाके भोपाल में पूछताछ होता है। अब अर्चना से जब पूछताछ होता है तो एक कहानी अर्चना सुनाती है। वो कहानी ये सुनाती है कि उसकी शादी एक पटवारी से घर वाले लगा दिए रहते कि अब तुम पढ़ लिख लोगी तो पटवारी से शादी हो जाएगा। और अर्चना ये नहीं चाहती थी कि मैं पटवारी से शादी करूं, क्योंकि उसका सपना रहता है कि उसे सिविल जज बनना है, उसे कुछ और बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा काम करना है। इसके लिए वो इंदौर में रह के सिविल जज की पढ़ाई करती थी और प्रेस्टिज भी हाई कोर्ट में किया करती थी, बतौर वो वकील भी थी। उसके बाद वहीं पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम सारांश होता है। पहले दोस्ती होती है, फिर साथ में दोनों पढ़ते भी थे, फिर बाद में इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब बाद में जो ये रहती है, जो अर्चना ये सारांश से प्यार करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले थे जो पटवारी से शादी कराना चाहते थे। इसके लिए अर्चना ने सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद अपने ही किडनैपिंग का प्लान बना दूं, मैं खुद गायब हो जाऊं, जिससे किसी को कुछ लगेगा भी नहीं कि मैं किसी के साथ में भाग गई, किसी से प्यार करती थी, और उसके बाद कोई खोजेगा भी नहीं। और जीआरपीएफ पुलिस जो होती है, रेलवे पुलिस, ज़्यादा खोज भी नहीं करती है, ज़्यादा मतलब तहकीकात नहीं करती है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करती है। लेकिन अर्चना को क्या मालूम रहता है कि जीआरपीएफ से लोकल पुलिस और भी देश के हर कोने में अब अर्चना को खोजे जाने लगता है। अर्चना प्लान बनाती है। 6 तारीख को 3 आदमी मिलते हैं, एक सारांश मिलता है और अर्चना और एक सारांश का दोस्त रहता है। ये तीनों लोग प्लान बनाते हैं। उसके बाद ये लोग टिकट निकालते हैं। टिकट निकालने के बाद जो अर्चना रहती है इंदौर ट्रेन में बैठ जाती है और सारांश का दोस्त भी बैठ जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही इटारसी में ये लोग उतर जाते हैं। जो लड़की रहती है अर्चना तिवारी वो उतर जाती है
और इटारसी उतरने के बाद सारांश वहीं पे कार लेके आया रहता है, वो सारांश के कार में बैठ जाती है और वहां से वो चली जाती है। अब जाने के बाद वो प्लान रहता है कि पहले तो उन लोग को एमपी में ही रहना है, कहीं भोपाल में कहीं वो लोग रेंट पे कमरे लिए रहते हैं। लेकिन बाद में जब ये पुलिस के जीआरपीएफ से लोकल पुलिस हर जगह जब इसका खोजबीन होने लगता है, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में और यहाँ तक कि इंदौर के हॉस्टल में भी, तब वहाँ सब लगता है अर्चना को शायद मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। उसके बाद ये लोग कार से ही निकलते हैं और उसके बाद ये लोग कार में इस रूट से जाते हैं जिस रूट में मतलब कोई टूल टैक्स नहीं पड़ता, जिससे घूम घूम के जाते थे। और जो आगे का जो सीट होता था उस पर अर्चना बैठी रहती थी बाजू में, और अपने सीट को पीछे की तरफ में घुमा लिया था, किसी कैमरे में कैद मत हो जाऊं, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद ये हैदराबाद जाती है। हैदराबाद जाने के बाद फिर वहाँ से लोग जोधपुर जाते हैं और जोधपुर जाने के बाद ये लोग दिल्ली जाते हैं और फिर दिल्ली से ये लोग नेपाल चले जाते हैं। और उसके बाद फिर से जो सारांश रहता है अपने घर आ जाता है। लेकिन इसी बीच ये केस इतना आगे बढ़ जाता है, इतनी एजेंसियां इसमें लग जाती है कि अर्चना तिवारी को आखिर किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गया बीच रास्ते में से, या कोई और तो मतलब कुछ कांड नहीं हो गया। अर्चना तिवारी जैसे रात को उठी थी और सामने नदी आने वाला था तो कहीं अर्चना नदी में तो नहीं गिर गई, या किसी ने दुश्मनी से ढकेल तो नहीं दिया नदी में। इसके लिए हर जगह अर्चना का खोज खबर हो रहा था, लेकिन अर्चना कहीं नहीं मिल रही थी। अब अर्चना को भी लग रहा था कि शायद मैं सामने से ही बता दूं, नहीं तो बाद में फिर कुछ और भी मतलब कोई निर्दोष फंस जाएगा या कोई और मामला कहीं और रुख ले लेगा। उसके बाद अर्चना खुद अपने घर फोन करती है और अपने माँ को पूरी सच्चाई बता देती है कि मैं यहाँ पे हूँ, सही हूँ। उसके बाद पुलिस उसको वहां से बरामद करके लेके जाती है। ये थी कहानी अर्चना की। और अर्चना ने कदम क्यों उठाया था आप लोग को भी मालूम है। अर्चना सारांश से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसका शादी पटवारी से हो। इसके लिए उसने ये सोचा कि मैं खुद प्लान बनाती हूँ, खुद गायब हो जाऊंगी और सारांश से शादी कर लूंगी। तो मेरे को जहां तक लगता है कि अर्चना ने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि अर्चना अभी जो सोनम है, मुस्कान है और भी जो नई नई दुल्हन है जिन लोगों का खबर आप लोग सुन रहे हैं, कम से कम शादी के 15वें दिन, कोई शादी के 45वें दिन, और कोई सोनम जैसे हो गए शादी के बाद ले जाके मेघालय और अब राजा रघुवंशी का मर्डर करा देती है। तो उन लोगों से लाख गुना अच्छा अभी अर्चना तिवारी है कि कम से कम किसी और को नहीं फंसाने से, किसी और को नहीं कत्ल करने से, चाहे खुद वो अपने सोची प्लानिंग करके हम लोग भाग जाते हैं, फिर शादी कर लेंगे। अब ये तो नहीं है कि चलो घर वालों ने शादी करा दिया, फिर बाद में अर्चना तिवारी के भी दिमाग में यही सब घूमता रहेगा और फिर बाद में किसी एक बेगुनाह का कत्ल हो जाएगा। तो अर्चना तिवारी ने जो किया सही किया। अब इस पर पुलिस आगे सोचेगी क्या इस पर भी कोई केस बनता है क्या, मतलब पुलिस को बहकाना, इधर उधर के घुमाना, या जो भी चीज़ें आगे वो पुलिस मतलब जो भी चीज़ होगा वो लगाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को यही सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ में रहना चाहते हैं, तो उनके साथ में चुपचाप चले जाइए, उनके साथ में रहिए। सोनम भी चाहती तो शादी करने के बाद भी अगर वो चाहती तो उसके साथ में चली जाती, राजा रघुवंशी को छोड़ देती, फिर क्या होता है यार, थोड़ा बहुत इज्जत जाता, थोड़ा बहुत बेइज्जती होता। लेकिन ये मर्डर जो करते हैं, जो हत्या करते हैं, सबसे बड़ा क्राइम है। अब तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, क्या फायदा। लेकिन यहाँ पे जो अर्चना तिवारी ने किया वो सही किया। तब आगे जो भी केस बनता होगा, कुछ मतलब बहकाने वकाने का पुलिस इस पर लगाएगी, लेकिन अर्चना तिवारी जो भी किया सही है। अब जहाँ तक है सारांश से उसकी शादी भी हो जाएगी। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है अपने कहानियों के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ सच्ची कहानियां मिलती है तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।